दूसरे सुधारवादी आंदोलनों के बारे में जिक्र करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले इसमें आपको बताते हैं कि उस समय तकनीकी विकास होने के कारण भारतीयों के विचारों में बहुत परिवर्तन आ गया, उनकी विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन आ गया। और उन्होंने क्या किया, उनका जो झुकाव है पश्चिमी देशों की तरफ या पश्चिमी विचारधारा की तरफ हो गया था। और इस समय क्या हुआ, हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता के कारण बहुत सारे ईसाई धर्म के प्रति ज़्यादा हुआ। और इसी तरह बंगाल में भी कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। फिर राजा राम मोहन राय का जब युग आया तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्हें लगा कि हमें हमारे भारतीयों को अपने धर्म के मूल संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका संचालन बाद में केशव चंद्र ने किया था। और केशव चंद्र ने लगभग इसमें से जितने भी रूढ़िवादी विचार जो परंपराएं थीं उनको बिल्कुल हटा दिया था। तो एक तरह से घोषित तौर पे इसे ईसाई धर्म का ही रूपांतरण कहा जाने लगा था। इसके बाद बच्चों स्वामी दयानंद का आगमन हुआ। तो स्वामी दयानंद ने 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद ने का आगमन हुआ था। और स्वामी दयानंद ने बंगाल में एक बहुत ही दयानंद सरस्वती ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने धार्मिक ढांचे का मूल रूप वेदों को बताया, कि वेदों में जो है वेदों को प्रमुख बताया। और उनका कहना था कि वेदों की ओर हमें लौटना चाहिए, क्योंकि वेदों में हमारे प्रकृति से जुड़े और आसपास के परिवेश से जुड़े जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी तत्व हैं उनसे वेदों में जोड़ा गया है। और इनके मत को आर्य समाज के नाम से जाना गया था। और इसका प्रचार प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ था। इसमें क्या था कि लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा के प्रसार में सम्मिलित किया गया, स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने में योगदान दिया, दलित जातियों को के स्तर को ऊंचा उठाने में दयानंद ने विशेष योगदान दिया था। फिर रामकृष्ण परमहंस के बारे में। रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और उन्हें भारत की विरासत पर बहुत गर्व था। वे प्राचीन व नवीन विचारधारा के मध्य सेतु थे। वे बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे और गद्य पद्य में लिखने वाले थे, रोबीले थे, शालीन और गरिमावान व्यक्ति थे। और उन्होंने भारतीयता को जगाने का प्रयास किया था। वे उदास व पतित भारतीयों के लिए एक संजीवनी की तरह बनकर आए थे। उन्होंने भारत की ओर से शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और उन्होंने लोगों को धार्मिक कर्मकांड छोड़ करके एकेश्वरवाद का संदेश दिया था। वे छुआछूत के सख्त विरोधी थे और उन्होंने अपने लेखन व भाषणों के द्वारा जनता को यह संदेश दिया था कि हमें जो है क्या करना है, अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है, व्यक्ति को अभय और निडर होना चाहिए। उनका मानना था कि यदि कोई भी चीज़ तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वासी से तो नास्तिक होना अच्छा है। और इन्हीं विचारों से वो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध हुए। बच्चों हम बात करते हैं रवींद्रनाथ टैगोर की। रवींद्रनाथ टैगोर विवेकानंद के समकालीन थे। उनका परिवार शुरू से ही सुधारवादी आंदोलन से जुड़ा था और वे श्रेष्ठ लेखक थे, कलाकार थे। ये कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन पक्के स्वाधीनता सेनानी थे। वे ब्रिटिश सरकार का आगे बढ़कर विरोध करते थे। अमृतसर के हत्याकांड में उन्होंने अपने सर की उपाधि लौटा दी थी, जो जलियांवाला कांड हुआ था अमृतसर का। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज भी कोलकाता में है और वहाँ पे बहुत सारे शिक्षार्थी जो है अध्ययन करते हैं। और अपने देश के संदेशों को विदेशों में लेकर जाते थे और वहाँ पर विदेशों के संदेश को भारत में लाते थे। और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। हमारे जो उपनिषद हैं उनको हमेशा वो पढ़ते रहते थे। और वे घोर व्यक्तिवादी होने के साथ वे रूसी क्रांति के भी महान प्रशंसक थे। और फिर विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता के चेतन को वो विशेष महत्व देते थे। उनका मानना था कि यही तत्व मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। अब आगे बच्चों टैगोर और गांधी की थोड़ी तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए।
ये दोनों मानवतावादी विचारक थे। इन्होंने लोगों के संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर निकाला था और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी भारत के विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्ति थे। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे, लेकिन लोगों की सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे और गांधी विशेष रूप से जनता के आदमी थे। इन दोनों ने अपने अपने तरीके से जनता में नवीन विचारधारा का संचार किया था। अब बच्चे आते हैं श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में बताया जाता है कि आयरलैंड की रहने वाली थी और उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था उसका होम रूल आंदोलन चलाया था। उनका मानना था कि यदि अंग्रेज पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं देते तो कम से कम आंतरिक स्वतंत्रता तो उनसे प्राप्त कर ही लेनी चाहिए। इस हेतु उन्होंने संघर्ष किया और काफ़ी उन्होंने भारतीयों का साथ दिया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए होम रूल के संस्थापक कौन है तो आप लिख सकते हैं श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के नाम से कई सारे विद्यालय, स्कूल, कॉलेज भी हैं जो वाराणसी में स्थित है। गदर 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद मुसलमानों में बड़ी चिंता हो गई कि वो ब्रिटिश सरकार का साथ दें या हिंदुओं का साथ दें। गदर में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर अधिक प्रहार किया था। ऐसे में एक नए वर्ग का जन्म हुआ जो वर्ग था बुर्जुआ वर्ग। सन 1857 के बाद अंग्रेजी सरकार ने हिंदू और मुसलमानों में संतुलन की नीति अपनाई थी। अब आते हैं मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां पे जिक्र करते हैं। बच्चों, सर सैयद अहमद खां एक ऐसे नेता थे जो सोचते थे कि ब्रिटिश सत्ता के सहयोग से मुसलमान ऊंचे उठ सकते हैं। वे चाहते थे कि लोग अंग्रेजी शिक्षा स्वीकार कर लें और आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से इस्लाम का तालमेल बिठाना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने का प्रयास भी किया और उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज के योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। अर्थात वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। मतलब उनका ये सोच था कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग से हम काम करें, उनका विरोध ना करें, उनकी हम शिक्षा स्वीकार कर लें। वे आधुनिक विचारों से इस्लाम का तालमेल बिठाना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने का प्रयास किया और उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इनका संपर्क मुसलमानों में भी उच्च वर्ग तक ही कायम था, आम जनता तक ये नहीं पहुंच पाया, इसलिए इनका उद्देश्य पूर्णतया सफल नहीं हो पाया। सर सैयद खां अपने उद्देश्य में इस कदर सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। मतलब कोशिश करने के बाद कुछ सफलता मिली, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मिली सफलता इनको। अब बच्चे आते हैं अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करते हैं। सन 1912 में भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि भी से उल्लेखनीय है। इसका श्रेय अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। इस वर्ष 2 साप्ताहिक पत्र निकले, जिसमें एक उर्दू में निकला था अल हिलाल और अंग्रेजी में दी कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम ने किया। उस समय वे कांग्रेस के वर्तमान सभापति के पद पर आसीन थे। ये पुराने नेताओं के सामंती सी संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसी स्वभाव के कारण वे भारतीय राष्ट्रवादी माने गए। उन्होंने अपने विचारों की प्रस्तुति हेतु बोलचाल की भाषा में उर्दू भाषा का प्रयोग किया ताकि आम जनता प्रभावित हो सके। अलीगढ़ कॉलेज की युवा शक्ति राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से रूढ़िवादी थी, आज भी है। उनका लक्ष्य निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश पाना था, लेकिन इसी कॉलेज में नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का वर्ग भी पनपा, जिन्होंने मुख्य रूप से मुस्लिम लीग की नींव रखी और अबुल कलाम आज़ाद ने अपने प्रयत्नों से इसी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के दिमाग में सनसनी पैदा कर दी और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उत्तेजित किया। तो बच्चों, ये है अंतिम दौर 1 के कुछ और अंश।